Good morning, everyone, and welcome to e-tutor series presented by दीवान देवी हायर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर वही है नेशनलिज्म इन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और आज इसकी जो एक्सरसाइज कर रहे थे हम, उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स डिड फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। कि क्या स्टेप्स उठाए थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने जिनकी वजह से फ्रांस में लोगों में जो है वो कलेक्टिव आइडेंटिटी की जो फीलिंग है वो डेवलप हुई, जो सेंस है वो डेवलप हुई। तो पहले तो ये रेवोल्यूशनरीज कौन थे वो पहले भी समझाया है आपको बेटे चैप्टर में। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज कौन थे? रेवोल्यूशनरी वो थे जो चेंज लाना चाहते थे सोसाइटी में, क्रांतिकारी जिनको बोलते हैं। तो वो उन लोगों ने क्या क्या स्टेप्स जो थे वो इंट्रोड्यूस कराए थे। तो ये पहला है द आइडिया ऑफ ला पैट्री या फादरलैंड का जो आइडिया, जैसे इंडिया मदरलैंड हमारी मातृभूमि है, तो उस तरह से फ्रांस को वो फादरलैंड का जो आइडिया था वो इंट्रोड्यूस कराया। ली सिटीजन मतलब सिटीज़न जो थे इनके लिए यूनिफॉर्म जो थे वो सबके लिए लॉ, सेम लॉ जो थे वो इंट्रोड्यूस कराए। ट्राई कलर फ्लैग, जैसे कि हमारा इंडिया का तिरंगा है, तो वो सबका तिरंगा ऐसा नहीं है कि हिमाचल या जे.एंड.के या किसी और स्टेट के जो लोग हैं उनका अलग अलग कोई फ्लैग हो। तो वो भी एक सेम फ्लैग जो है वो जैसे इंडिया का है वैसे ही उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। यूनिफॉर्म लॉज, सबके लिए सेम कानून। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट में कोई और नाप तोल के साधन हो और दूसरे में कोई और। सेम जैसे नाप तोल के मेजर्स जो थे वो भी सेम किए सब में। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। रीजनल डायलेक्ट्स क्या थे कि जो जैसे कि एक एरिया में किसी भी रीजन में जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, या कश्मीर में कश्मीरी, या इस तरह की डोगरी जम्मू में। तो इस तरह की जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, उनको डिस्करेज किया गया और एक फ्रेंच लैंग्वेज जो थी उसी को इंट्रोड्यूस किया गया, प्रमोट किया गया, ताकि लोगों में सब में फ्रांस के लिए या एक फ्रेंच लैंग्वेज के लिए जो है वो फीलिंग क्रिएट हो। तो इस तरह के स्टेप्स कुछ उठाए गए थे रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, ताकि नेशनलिज्म की फीलिंग या एक जैसी यूनिटी की जो फीलिंग है वो लोगों में क्रिएट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वर मेरीने एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेट। अब ये जर्मेनिया मेरीने, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था चैप्टर में कि कौन थे, क्या थे ये आपको पहले भी बताया था। ये क्या थी? एलिग्री थी। कंट्री को पर्सोनीफाई किया गया था, जैसे कि इंडिया को हम पर्सोनीफाई करते हैं भारत माता के रूप में, एक इमेज देते हैं। तो उसी तरह से फ्रांस को जो एलिग्री दी गई थी, या जो एलिग्री थी फ्रांस की, उनको नाम दिया गया था मेरीने। और जर्मनी की जो एलिग्री थी उसको नाम दिया गया था जर्मेनिया। तो अब इनमें क्या क्या था, जैसे कि अगर मेरीने की बात करें तो इनके जो फिगर्स थे किस तरह से इनको दिखाया गया था, क्या तो रेड कैप पहने हुए थी जो इमेज थी। रेड कैप का मतलब है कि लिबर्टी या रिपब्लिक को शो करती थी रेड कैप। तो ट्राई कलर रेड कैप जो थी वो पहनी हुई होती थी एलिग्री ने। और हर जगह जो टाउन हॉल में या फिर लॉ कोर्ट या जो प्लेस ऑफ ऑनर थे वहाँ पे इस इनकी जो इमेज थी उसको डिस्प्लेस्ड किया गया था, मतलब उसको उनकी जो इमेज या स्टैचू बोल सकते हैं आप उनको देखा जा सकता था। और ये एक विक्ट्री को सिंबलाइज करती थी। ब्रॉन्ज कल्चर पैन था और ओवरलुकिंग द प्लेस डिलानेशन इन पेरिस। और इसका जो प्रोफाइल था वो एक इसके प्रोफाइल को आप जो पोस्टेज स्टैम्प है या फिर जो सील है वहाँ की ऑफिशियल सील है उसमें भी आप इसके जो सिंबल है उसको देख सकते हैं, देख सकते थे। अब आ गया जर्मेनिया की जो एलिग्री थी उसमें एक रोबस्ट वोमन को दिखाया गया जो कि फ्लोइंग रेडिश ब्लॉन्ड हेयर एंड वियरिंग एन आर्मर। और उनके हाथ में एक इम्पेरियल स्वॉर्ड मतलब तलवार रहती थी हमेशा, और मेडिवल स्टाइल में एक शील्ड ढाल पकड़ी हुई होती थी। तो इस तरह की इमेज जो थी वो दर्शाती थी कि जर्मेन, और ओक लीव का क्राउन पहना हुआ होता था। तो ये क्या दिखाती थी? रेडीनेस टू फाइट। ओक लीव्स को यहाँ वहाँ पे जर्मनी में ऐसे भी हीरोइज्म के लिए जो है वो माना जाता था। तो इस तरह से उनकी जो कंट्री की एलिग्री थी उसको दर्शाया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन।
जर्मन यूनिफिकेशन। अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया था, चैप्टर समझाती बार बच्चे, कि जो जर्मन क्या पूरा यूरोप उस टाइम, जैसे फ्रांस है या इटली है या यूरोप है, ये सब जो कंट्रियाँ थी वो छोटे छोटे हिस्सों में बंटी हुई थी उस टाइम। तो उनको एक एज जो एक बड़ी यूनिफाई कंट्री के रूप में कैसे कैसे वो बनी, वो चीज़ जैसे फ्रांस का हमने फ्रांस यूनिफिकेशन देखा था, फ्रेंच यूनिफिकेशन देखा था, जर्मन यूनिफिकेशन, अलग अलग करके मैंने आपको चैप्टर में उस टाइम डिस्कस किया था। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या स्टेप, तो आप सबसे बड़ा योगदान जो रहा था जर्मन यूनिफिकेशन में वो रहा था बिस्मार्क का, ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क ने जो है वो पूरी जर्मनी को जो है वो यूनाइट किया। उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाई और सारी कंट्री को, अगर कोई ऐसे नहीं माना तो उनको हरा के जो है वो अपने कंट्रोल में किया। छोटी छोटी 39 से भी ज़्यादा ऑटोक्रेटिक स्टेट्स थी जिनको उसने अपने अंदर किया या फिर यूनाइट किया। तो पहला उसने वॉर लड़ा दानिश पर्शियन वॉर 1864 में। पहले पर्शिया का किंग था वो, और दानिश को उसने हराया बिस्मार्क ने। अपनी जो इंटरनल पावर थी उसको स्ट्रेंथन करना चाहता था पहले पोजीशन को। और ऑस्ट्रिया और प्रोसिया वो आजकल की जो जर्मनी है जैसे उसी के दो हिस्से थे उस टाइम। ठीक है, तो जो दानिश किंग था फ्रेडरिक सेवन्थ, वो डाइड इन 1864 में। और मैनी यूरोपियन जो रॉयल्स थे अब वो उसके कंट्रोल में जो थे वो इंडिपेंडेंट हो गए, और उसकी टेरिटरी जो थी वो छूट गई उनसे, उनके कंट्रोल से छूट गया वो। तो टेरिटरीज हैड डिफेंड लॉज, जितने भी उनमें अलग अलग हर एक टेरिटरी में अलग अलग लॉज थे, अलग अलग कस्टम यूनियन थे, अलग अलग लैंग्वेजेस थी। उन सबको जो था वो प्रोशिया जो क्या करना चाहता था, हराना चाहता था, अपने कंट्रोल में करना चाहता था, इसीलिए उसने दानिश को हराया। और ये पहला स्टेप था जर्मन यूनिफिकेशन के लिए कि इतनी सारी टेरिटरी जो उसके कंट्रोल में थी वो अब प्रोशिया के कंट्रोल में आ गई थी, इनके बिस्मार्क के कंट्रोल में आ गई थी। दूसरा उसने लड़ाई लड़ी ऑस्ट्रियो की, ऑस्ट्रो पर्शियन वार की 1866 में, सॉरी। तो ऑस्ट्रिया और पर्सिया के भी रिलेशन जो थे आपस में अच्छे नहीं थे। तो बिस्मार्क ने क्या किया, झगड़ा प्रोवोक किया, क्योंकि बिस्मार्क की तो पॉलिसी थी एक यूनाइट करना, एक कंट्री बनाना बहुत बड़ी। तो इसीलिए उसने ऑस्ट्रिया को की जो सुपरमेसी थी वहाँ पे, मतलब जर्मनी में अपनी सुपरमेसी को वो स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसने टैक्टफुली जो है वो इटली की सपोर्ट भी हासिल कर ली, और बाद में जो होलेस्टिन को ट्रुप्स भेजी, और वहाँ पे 7 वीक्स वार हुआ ऑस्ट्रिया के साथ उसका, और वहाँ पे ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और कम्प्लीटली उसको जो जर्मनी के अफेयर थे, जर्मनी के जो भी मैटर रहे आगे, वहाँ पे जो पहले ऑस्ट्रिया का भी जो था वो रहता था, प्रभाव रहता था, इफेक्ट रहता था। अब ऑस्ट्रिया के मैटर से ही उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी के मैटर से ही हटा दिया। तो नेक्स्ट युद्ध लड़ा जैसे नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन। अब जो बाकी हिस्से रह गए थे उनको भी बिस्मार्क ने अपने साथ मिलाना चाहा, तो उसके लिए उसने एक मास्टर प्लान बनाया। और जो 1868 में जो रिमेनिंग पार्ट रह गए थे, इंडिपेंडेंट पार्ट रह गए जो थे, उनको भी प्रूशिया की लीडरशिप में जो है वो हरा दिया, और अपनी जो जर्मनी में उनको भी मिला लिया। जैसे कि ऑस्ट्रिया को हरा के, डेनमार्क को हरा के, फ्रांस को हरा के जो है वो नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन बना दी। अब नेक्स्ट है कि फॉर्मल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो बाकी रह गई 71 तक, उसको बिस्मार्क ने कंप्लीट किया। और फ्रांस के साथ वार लड़ा उसने कम्प्लीटली। जो उसके दो प्रांत थे, अलास्का एंड लॉरेंस, उनको उसने कब्जा कर लिया, उनको उसने जीत लिया। और पूरी तरह से इस तरह से जो 18 जून को 1871 को जो है वो डिक्लेयर द हेड ऑफ जर्मन एम्पायर बिस्मार्क को, बिस्मार्क जो है वो जर्मन को इस तरह से पूरी तरह से यूनिफाई कर पाया। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।